वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 15वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है मेघ आए। मेघ आए यह आपके काव्य खंड से ली गई एक कविता है, जिसका यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भागों में हमने मेघ आए इस काव्यांश के पहले स्टांजा को विस्तार से पढ़ लिया था। अब सेशन नंबर 2 में हम दूसरे काव्यांश को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने शीर्षक पर चर्चा की थी कि मेघ आए। कविता ने इस कविता का शीर्षक मेघ आए दिया है। मेघ का अर्थ होता है बादल। अब मेघ आए यह कविता में उन्होंने मानवीकरण किया है कि जिस प्रकार से शहर का दामाद जब गांव में आता है तो उसका स्वागत कैसे किया जाता है, उसी प्रकार से मेघों का स्वागत कवि इस कविता के माध्यम से कर रहे कि ग्रामीण क्षेत्र में या गांव में किस प्रकार से बादल आने पर, मेघ आने पर, बरसात आने पर सारे लोगों के बीच में प्रसन्नता का, उत्साह का, उल्लास का वातावरण छा जाता है, इसका वर्णन किया है। अब ग्रामीण क्षेत्र में अब जब बरसात आती है तो सबको ही आनंद होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा आनंद क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र जो होता है वह पूरी तरह से कृषि प्रधान होता है कि जो किसान होते हैं, जो कृषक होते हैं, उनका पूरा जीवन इस बरसात पर निर्भर होता है। और दूसरी बात कि देखो, बरसात ऋतु के पहले जो गर्मी का मौसम होता है उससे क्या हो जाता है, सारा संसार, सारी पृथ्वी गर्मी से, उसके तपन से पीड़ित होती है और उस गर्मी से छुटकारा पाने के लिए वह बरसात का इंतजार करते हैं। और ऐसे ही गर्मी से, ताप, उसके तपन से जो पीड़ित लोग हैं, जब बरसात का आगमन होने लगता है तो वह खुश हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं और उस बरसात का स्वागत वह करने में जुट जाते हैं। कवि कहते हैं कि देखो, इसके पहले काव्यांश में हमने पढ़ा था कि जैसे ही बादल आकाश में छा गए हैं तो उसकी सूचना सबसे पहले किसने दी? हवा ने। और जैसे ही हवा ने नाचते गाते झूमते हुए वह शीतलता के साथ बह रही है तो सारे लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, खिड़कियां खोल दिए। जिस प्रकार से गांव में, शहर में रहने वाला दामाद कुछ बहुत लंबे अरसे के बाद आता है तो उसको देखने के लिए लोग उत्साहित हो जाते हैं और उसके आने की, अब गांव में जो शहर का दामाद आने वाला होता है और जैसे ही वह आ जाता है तो उसकी आने की सूचना सबसे पहले कौन देते हैं? गांव में रहने वाले जो छोटी छोटी लड़कियां होती है वह सूचना लेकर भागती है और कहने लगते हैं कि मेहमान आ गए, मेहमान आ गए। तो उसी प्रकार हवा भी मेघों का, बादलों का आने का सूचना दे रही है। और जैसे यह सूचना मिल जाती है तो जिस गली गली से हवा गुजरने वाली, बरसात गुजरने वाली होती है या बरसात होने वाले थे, बादल छाए हुए होते हैं, जिस गली से मेहमान गुजरने वाले होते हैं उस गली के दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस नए मेहमान को देखना होता है। अब देखिए, जो दामाद होते हैं, शहर में रहने वाले जो मेहमान होते हैं वो अधिकतर साल 2 साल के बाद, 1 साल के बाद जाते हैं, अर्थात लंबे अरसे के बाद जाते हैं। उसी प्रकार बरसात या मेघ भी, बादल भी 1 वर्ष के बाद आते हैं और इसीलिए लोग उसके स्वागत में जुट जाते हैं, उसको देखने के लिए उत्सुक होते हैं। अब उसके लिए लेखक ने, कवि ने पाहुन शब्द का प्रयोग किया है। अब देखते हैं आगे की पंक्ति में कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी, घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके, मेघ आए बड़े, बन ठन के सवर के। अब देखिए, यहाँ पर पेड़, धूल और नदी, इनका मानवीकरण किया गया है। अब किसके साथ? अब पेड़ का, गांव में जो लोग रहते हैं, जो आदमी होते हैं ना गांव के, उनके साथ मानवीकरण किया गया है। धूल का किसके साथ मानवीकरण किया गया है? कि गांव में जो लड़कियां होती है उनके साथ। और नदी का किसके साथ? कि गांव की जो विवाहित महिलाएं होती है उसके साथ मानवीकरण किया गया है। तो प्रतीक के रूप में यहाँ पर कवि ने उनका प्रयोग किया गया है।
अब कवि कहते हैं कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। अब देखिए जैसे ही बादल छा जाते हैं, हवा चलने लगते हैं, तो उस हवा के झोंके से क्या हो जाते हैं, जो पेड़ की टहनियां होते हैं ना, कभी नीचे हो जाती है, कभी ऊपर उठ जाती है। आपने देखा होगा ना, ये ऐसा दृश्य आपने वास्तव में भी देखा होगा। अगर वास्तव में नहीं देखा है तो टीवी में भी तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आंधी तूफान की हवा बहने लगती है तो क्या हो जाता है, उस हवा के जोर से या उस हवा के प्रवाह से, हवा का प्रवाह जहां पर होता है उसके प्रवाह के साथ उस पेड़ की टहनियां झुकने लगती है। और जैसे ही हवा का प्रवाह कम हो जाता है तो वह टहनियां, पेड़ की टहनियां फिर से ऊपर आ जाती है। तो उचकाए, गर्दन उचकाए। अब पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। गर्दन का अर्थ क्या होता है, नेक। और उचकाए, उचकाए मतलब ऊंचा करके। अब देखिए जैसे ही गांव में शहर के दामाद का आगमन होता है तो गांव के लोग क्या करने लगते हैं, उसको देखने के लिए जुट जाते हैं। अब कुछ लोग घर से झांकने लगते हैं, कुछ लोग खिड़कियों से झांकने लगते हैं, या कुछ लोग अपने छत के ऊपर से भी झांकने लगते हैं। और अब देखो, जब वो दामाद को देखने की कोशिश करती है तो वो कैसे पेड़ को ऊपर कर करके देखने लगते हैं, कभी झुक कर देखने लगते हैं, कभी गर्दन को ऊंचा करके देखने लगते हैं। तो यहाँ पर कवि ने मानवीकरण किया है कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। अब देखे, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, यह मेघों का स्वागत करे, बादलों का स्वागत करे। कि जैसे ही हवा बहती है तो पेड़ भी अब मेघों का स्वागत करे, कभी वह झांकने लगते हैं, कभी गर्दन उचकाने लगते हैं। तो उसी प्रकार जैसे ही शहर का दामाद गांव में उसका स्वागत हो रहा है, आगमन हो रहा है, और जैसे ही वहां आने लगता है तो गांव के लोग, पेड़ रूपी लोग, यहाँ पर पेड़ का प्रतीक के रूप में वर्णन किया है, किसके साथ, लोगों के साथ। गांव के जो लोग होते हैं, आदमी होते हैं, वह आदमी भी उस शहर रूपी मेहमान को क्या करने लगते हैं, देखने लगते हैं। अब वह कभी झांकने, झुक कर देखने लगते हैं, कभी खिड़कियों से झुक कर देखने लगते हैं, कभी ये जो होते हैं दरवाजे, उसके किवाड़ से झांकने लगते हैं, या फिर अगर उनको नहीं दिखाई देता तो वो क्या करते हैं, गर्दन ऊपर करके देखने का प्रयास करते हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। अब देखिए जैसे ही बादलों का आगमन हो रहा है, हवा तूफान बहने लगता है, हम देखते हैं ना, तो जैसे ही हवा तूफान बहने लगता है तो उसके साथ साथ क्या होने लगता है, जो मिट्टी होती है जमीन पर, वह उसकी धूल अपने साथ हवा लेकर बहती है। तो धूल भागी, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। अब देखिए धूल क्या घाघरा उठाती है, नहीं। तो यहाँ पर कवि ने धूल का किसके साथ मानवीकरण किया है, कि जो गांव के जो महिलाएं होती है, जो घाघरा पहनती है, तो वह घाघरा पहनती है और वह क्या करती है, जैसे कि मेहमान आता है तो वह भागते दौड़ते हुए सबको संदेशा दे रही है। और गांव की जो महिलाएं होती है, लड़कियां जो होती है, अधिकतर वह क्या कहती है, घाघराएं पहनते हैं। अब वह घाघरा क्या करती है, जब वह भागती है, चलती है, तो वह घाघरा की लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है, और चलते समय वो क्या करते हैं, अपने घाघरा को उठाकर चलते हैं या फिर दौड़ते हैं। अगर वो घाघरा को उठाएंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, उस घाघरे में अटक कर गिर जाएंगे। इसलिए जो लड़कियां होती है वो क्या करती है, घाघरे को उठाकर भागने लगती है और मेहमान के आने की सूचना देने लगती है। तो इसी प्रकार धूल भागी घाघरा उठाए आंधी चली। अब क्या हो रहा है, बादलों का आगमन हो रहा है और उसका संदेशा लेकर वह धूल भी उसके आगे आगे बह रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह बादलों के मेघ का आने की सूचना लेकर भाग रही है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। अब देखिए बाकी चितवन का अर्थ होता है तिरछी नजर से देखना। नदी ठिठकी की नदी भी, अब देखिए जैसे ही बादलों का आने का आरंभ होने वाला है, मेघ बरसने वाले हैं, तो क्या हो गई है, वो उसका दृश्य देखने के लिए नदी भी अपने बहाव को रोक लेती है, थोड़े समय के लिए ठिठक जाती है।
घूंघट सरके, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नदी का जो प्रवाह बह रहा था, लेकिन बादलों को देखकर वह भी रुक गई और उसके सिर का घूंघट सरक गया। अब देखिए यहाँ पर नदी का उन गांव के जो विवाहित महिलाएं होती है ना, उसके साथ मानवीकरण किया गया है। अर्थात नदी का गांव के जो विवाहित महिला होते हैं उनका प्रतीक के रूप में वर्णन किया है। अब देखो गांव की जो महिलाएं होती है वो अधिकतर घूंघट डाले हुए होते हैं ना, और घूंघट डालकर जब वह शहर के दामाद को मेहमान के रूप में आते हुए जब वो देखते हैं, तो उस मेहमान को देखने के लिए वह क्या करते हैं, अपने सिर से थोड़ा घूंघट सरका लेती है, हटा लेती है, और तिरछे नजर से, बाकी चितवन से तिरछे नजर से उस मेहमान को वह देखने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर देखो नदी जो महिलाएं हैं, विवाहित जो महिलाएं, वह उन्होंने अपना घूंघट सरकाकर शहर के मेहमान को, दामाद रूपी मेहमान को तिरछी नजर से देखने का प्रयास कर रही है। तो दूसरी तरफ नदी भी क्या कर रही है, अपने प्रवाह में बहते हुए वो थोड़े समय के लिए टिटक गई, अपने प्रवाह को थोड़े समय के लिए रोक लिया है। क्यों? क्योंकि वह भी तो देख रही है कि किस प्रकार से बादल छा गए हैं, बादल अब बरसने वाले हैं, मेघ छा गए हैं, और वह ऐसा प्रतीत हो रही है कि उसने अपने सिर का घूंघट हटाकर तिरछे नजर से वह उस मेहमान रूपी बादल को देख रही है। आगे कवि कहते हैं कि मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो इस प्रकार इस काव्यांश को हमने विस्तार से पढ़ लिया है। अब इस काव्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ और भावार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ: उचकाए उठाकर, ऊंचा किए हुए। चितवन तिरछी नजर। ठिठकी हैरान होकर रुकी। सरके खिसके, खिसक गए या खिसके गए। गर्दन उचकाना। अब देखिए यहाँ पर मुहावरा है, गर्दन उचकाना, जिसका अर्थ होता है उचक कर देखना या उठकर देखना, उठा कर देखना। अब इन काव्यांश का हम भावार्थ पढ़ लेते हैं। मेहमान के रूप में आए बादल को पेड़ गर्दन ऊंची करके देखने लगे। आंधी चलने से धूल उड़ने लगी, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई लड़की अपना घाघरा उठाए भाग रही है। नदी ठिठक कर मेहमान को यूं देखने लगी जैसे गांव की कोई स्त्री तिरछी नजर से मेहमान को देखती है। ऐसा करते हुए वह अपने घूंघट को उठाकर लज्जा के कारण तिरछी नजर से देखते। अब देखो गांव के जो अधिकतर महिलाएं होती है वह घूंघट ओढ़े होते हैं, और जब वो अपना घूंघट उड़ा पूरा क्यों ऊपर सर से नीचे क्यों नहीं करती, क्योंकि उनके लज्जा के वजह से वह पूरे घूंघट को नीचे नहीं करती, इसलिए अपने घूंघट को उठाकर लज्जा के कारण तिरछी निगाह से देख रही है। अब जो काव्यांश हमने विस्तार से पढ़ा है उसकी कुछ विशेषता देख लेते हैं कि गांव में मेघ रूपी बादलों के आने का सजीव चित्रण कवि ने इस काव्यांश में किया है। इस काव्यांश में पेड़, धूल, नदी, मेघ का मानवीकरण किया गया है। अब देखिए आपको प्रश्न पूछा है कि किसके प्रतीक के रूप में दर्शाए गए हैं। पेड़ किसके प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है, धूल किसके प्रतीक के रूप में, नदी और मेघ किसके प्रतीक के रूप में दर्शाए गए। अब देखिए मेघ जो है वह शहर के मेहमान रूपी दामाद के रूप में प्रतीक के रूप में यहाँ पर दर्शाए गए हैं। फिर पेड़ जो गांव में रहने वाले जो आदमी होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके प्रतीक के रूप में वर्णन किया है। फिर धूल का वर्णन किसके रूप में किया है कि शहरों गांव में जो घाघरा पहने हुए जो लड़कियां होती है उसके रूप में वर्णन किया है। और नदी के लिए किसके प्रतीक के रूप में वर्णन किया है, जो गांव में विवाहित महिलाएं जो होती है उसका प्रतीक के रूप में, नदी का दोनों के रूप में प्रतीक के रूप में वर्णन किया है। अब देखते हैं अगला विशेषता, काव्यांश की जो भाषा है वह सरल, सहज और चित्रात्मक है। अब चित्रात्मक क्यों है कि देखो जैसे ही हम काव्यांश को पढ़ते हैं तो उस गांव का पूरा चित्र हमारे सामने आ जाता है, इसलिए यहाँ पर कवि ने जो काव्यांश का वर्णन किया है वह चित्रात्मक रूप में किया है। तो बच्चों इस प्रकार हमने मेघ आए इस कविता के दूसरे काव्यांश को भी विस्तार से पढ़ लिया है। अब इसके अगले काव्यांश को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले
भाग में।